नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। चाहे वो आपका पेपर 1 का एग्जाम है, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है, या फिर आपका HPRC का TGT का एग्जाम है, JBT का एग्जाम है, कोई सा भी आपका एग्जाम है, डेफिनेटली आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगी। जैसे कि अभी एनवायरमेंट ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, तो एनवायरमेंट ऑफिसर में हम करंट अफेयर को हम डिस्कस भी करेंगे, शाम तक डिस्कस कर लेंगे उनको। देखो, करंट अफेयर में अगर आप देखेंगे ना, तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे। चाहे वो केरल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर था, चाहे वो वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम थी, चाहे वो ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का रैंक था, या फिर ओवरऑल फर्स्ट रैंकिंग थी, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का था, हमने 2025 का भी अभी पढ़ लिया है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो वहाँ पर डायरेक्टली हमारी वीडियो से पूछे गए थे। अभी हर एक क्वेश्चन मैं मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप एनवायरमेंट ऑफिसर के एग्जाम को देखेंगे पेपर 1 को, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी वीडियो से पूछे गए थे। तो हर एक क्वेश्चन को हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन IPL 2025। तो बोलते हैं कि जो IPL 2025 है, ये किस टीम के द्वारा जो था वो जीता गया। अभी IPL जो है वो खत्म हो गए। IPL 2025 जो था वो किस टीम के द्वारा जीता गया, तो ये RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के द्वारा जो था वो जीता गया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, ये फाइनल जो मैच जीता गया, ये RCB के द्वारा जीता गया। ये हुआ किसके साथ, तो ये जो था वो पंजाब किंग्स के साथ जो था वो हुआ था। पंजाब किंग्स के साथ हुआ। RCB जो है वो पहली बार जो है वो IPL की विजेता जो है वो बनी है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि RCB कितनी बार जो है वो IPL जीत चुका है अभी तक, तो फर्स्ट टाइम RCB के द्वारा जो है ये जीता गया है। इससे पहले ये 2009 में, 2011 में, 2016 में फाइनल में पहुंचा था, परंतु जीता नहीं था, पहुंचा ही था बस। और पंजाब की अगर हम बात करें, तो पंजाब भी जो है वो पंजाब उप विजेता बना है, और पंजाब जो है दूसरी बार जो है वो फाइनल में पहुंचकर जो है वो उप विजेता जो है वो बना है। अब RCB की बात की जाए, तो RCB के जो कैप्टन है वो रजत पाटीदार जो है वो RCB के जो है वो कैप्टन है। और एक और बात यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बनती है कि कई बार ना बड़ी ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने रन से हराया गया। तो पंजाब को जो है वो 6 रन से जो था वो हराया गया, 6 रन से हराया गया। और ये मैच जो था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो था वो हुआ था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में जो है वो स्थित है। IPL की जो पहली एडिशन हुई थी वो कब हुई थी, वो 2008 में जो था वो IPL की जो है वो पहली एडिशन जो था वो हुई थी। सबसे ज़्यादा बार जो IPL को जीता गया है वो किसके द्वारा जीता गया है, तो वो चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा जो है वो जीता गया है। CSK के द्वारा 5 टाइटल जो है वो अभी तक जीते जा चुके हैं, 5 टाइटल ये जो है वो जीत चुका है। और यहाँ पर IPL अब महिलाओं का भी जो है वो स्टार्ट हो गया है। IPL जो महिलाओं का है उसको जो है वो क्या बोलते हैं, उसको WPL बोला जाता है, वुमेन प्रीमियर लीग जो है वो उसको बोला जाता है। तो WPL जो हुआ उसकी विजेता जो है वो कौन सी टीम जो था वो बनी, तो WPL 2025 का जो है वो मुंबई इंडियन टीम के द्वारा जो है वो जीता गया। मुंबई इंडियंस के द्वारा वुमेन प्रीमियर लीग जो था वो 2025 का जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो UNGA की बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है वो किसको चुना गया है, तो एनालिना बेरबॉक इनका नाम है, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो है वो नई प्रेसिडेंट जो है वो चुनी गई है। एनालिना बेरबॉक, ये ध्यान रखना है कि ये जो है वो एक्स फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं जर्मनी की। तो जर्मनी की एक्स फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो है वो इनको प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया। अब यहाँ का भी प्रेसिडेंट ये बने, एक्स फॉरेन मिनिस्टर जो है वो जर्मनी की ये रह चुकी हैं। पहले तो जर्मनी के नए चांसलर बनाए गए हैं, उनका क्या नाम है, जो हम उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ चुके हैं। जर्मनी के जो नए चांसलर बनाया गया है वो बनाया गया है फ्रेडरिक मर्ज को। फ्रेडरिक मर्ज जो है वो जर्मनी के नए चांसलर जो है बने हैं। यहाँ पर मार्क रूटे का नाम जो है वो दिया गया है। तो मार्क रूटे जो है वो क्या बने हैं, इनको भी जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो इनको सेक्रेटरी जनरल नाटो का जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर काश पटेल का नाम दिया गया है। काश पटेल का नाम भी हमने उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ा था। काश पटेल जो है डायरेक्टर बने हैं FBI के, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसके जो है काश पटेल जो है वो डायरेक्टर जो है वो बने हैं। तो ये जो नाम ऑप्शन में दिए गए हैं पहले हमने ये क्लियर किए। अब हम UNGA के बारे में जानेंगे। ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इसके कुछ परमानेंट मेंबर जो हैं वो होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर होते हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं, 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं। 5 जो इसके परमानेंट मेंबर हैं उसमें जो है वो एक USA जो है वो आता है,
एक इसमें चाइना जो है वो आता है, एक इसमें रशिया भी जो है वो आता है, रशिया के अलावा जो है वो इसमें यूके जो है वो एक आता है, यूके के अलावा जो है वो इसमें फ्रांस जो है वो आता है। तो ये 5 परमानेंट मेंबर जो हैं वो इसके आते हैं। चाइना, यूएसए, रशिया और यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये परमानेंट मेंबर है। नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो इसके जो हैं वो हर 2 सालों के बाद जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो इतना आपको यूएन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इन स्कूल्स फ्रॉम क्लास 1। तो यहाँ पर होगा ना स्टेट होगा, यहाँ पर गलती हो गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट होगा, यानी कि किस राज्य सरकार ने जो है, यहाँ पर भी राज्य हो जाएगा नीचे चलकर, किस राज्य सरकार ने जो है वो हाल ही में कक्षा 1 के स्कूलों में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया है। तो अभी एक स्टेट ऐसा भी बना है जिसने जो है वो अभी रिसेंटली ये कहा है कि हम जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं स्कूल्स में, जो है वो क्लास 1 से ही जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये गुजरात के द्वारा जो है ये बात कही गई है, सॉरी महाराष्ट्र के द्वारा जो है ये बात कही गई है। महाराष्ट्र, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब महाराष्ट्र ने ये बात बोल दी कि भाई हम क्या करेंगे, हम पहली क्लास से ही, पहली कक्षा से ही मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर हमें बात करना ज़रूरी है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। पहले पहलगांव में जो है वो अटैक होता है, फिर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कब लॉन्च किया गया था? मई महीने की 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो लॉन्च किया गया था। मई महीने की 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर जो था वो लॉन्च हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है वो अलग अलग तरह से मॉक ड्रिल जो है वो अलग अलग स्टेट में जो है वो करवाई जाने लगी, लोगों को अवेयर किया जाने लगा, लोगों को बताया जाने लगा कि रात को क्या करें, अटैक लाइक सिचुएशन में क्या करें। और वैसे ही अब बेसिक ट्रेनिंग जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो स्कूल में देने की बात हो रही है। तो महाराष्ट्र ने शुरुआत की है, क्लास 1 से ही वो ट्रेनिंग देना स्टार्ट बच्चों को कर देंगे। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं माउंट इटना रिसेंटली इन न्यूज सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो बोलते हैं माउंट एटना हाल ही में समाचारों में था। क्यों ये समाचारों में था वो भी हम जानेंगे। बोलते हैं किस देश में जो है ये माउंट एटना जो है वो स्थित है। माउंट एटना की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो एक वोल्केनो है ये एक, और ये वोल्केनो जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये जो है वो इटली में जो है वो स्थित है। अभी ये इरप्ट हुआ, इरप्ट होने के बाद जो है ये चर्चा में जो है वो आया, इरप्ट होने के बाद चर्चा में आता है। और जब ये इरप्ट हुआ तो एक्टिव वोल्केनो के रूप में इरप्ट होता है। एक्टिव वोल्केनो है ऑब्वियसली, तभी ये इरप्ट हुआ। तो चर्चा में ना फोटो वगैरह आते रहते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है वो खतरा एक लगा, पॉल्यूशन भी यहाँ से होता है, जो आसपास की पॉपुलेशन होती है उसको भी जो है खतरा बन जाता है, और इसीलिए ये चर्चा में आया। तो अब हम वोल्केनो के बारे में जो है जान लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन से वोल्केनो हैं, कहाँ पर स्थित हैं। देखिए वोल्केनो ना 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वोल्केनो होता है, एक जो है डोरमेंट वोल्केनो जो है वो होता है। एक्टिव वोल्केनो के एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं? उसमें माउना लोआ जो है वो आ जाता है, उसमें एक माउना लोआ वोल्केनो आ जाता है, ये हवाई में जो है वो स्थित है, हवाई जो आइलैंड है वहाँ पर ये स्थित है। एक जो है वो इटना आ जाता है, इटना जो है वो आपको पता है इटली में जो है वो स्थित है। स्ट्रोम्बोली आ जाता है, स्ट्रोम्बोली जो है मेडिटेरियन सी में जो है वो स्थित है। डोरमेंट वोल्केनो में हमारे पास फुजियामा एक वोल्केनो जो है वो आता है, ये फुजियामा वोल्केनो जो है वो जापान में जो है वो आता है। क्राकटोआ वोल्केनो आता है जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। और एक हमारे भारत में भी जो है वो डोरमेंट वोल्केनो आता है जिसको बैरन आइलैंड जो है वो बोलते हैं, अंडमान निकोबार में ये स्थित है। बैरन जो आइलैंड वोल्केनो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कोटोपैक्सी वोल्केनो है जो कि इक्वाडोर में जो है वो स्थित है। इसके अलावा माउंट मायोन स्थित है जो कि फिलीपींस में जो है वो स्थित है। माउंट लोआ स्थित है जो कि हवाई यूएसए में जो है वो स्थित है, वो तो हमने पढ़ भी लिया था। ये जो माउना लोआ हमने पढ़ा था, हवाई यूएसए में जो है ये स्थित है। देखो जो हाईएस्ट वोल्केनो वर्ल्ड का आता है वो कौन सा है, कहाँ पर जो है वो स्थित है, यहाँ पर मैं उसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। ये जो आता है ये ओजोस डेल सेलाडो, ये जो है वो है, ये एंड्स में जो है वो स्थित है, अर्जेंटीना और चिली के बीच में जो है वो स्थित है। एंड्स में स्थित है, अर्जेंटीना और चिली के बीच में। 6893 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। जो कि लार्जेस्ट वोल्केनो है वो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, वो माउना लाओ लार्जेस्ट वोल्केनो जो है वो है। हवाई आइलैंड जो है वो यूएसए वाला, वहाँ पर ये स्थित है। तो वोल्केनो का आपको पता चला, हाईएस्ट वोल्केनो आपका कौन सा है, आपका सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो कौन सा है, एक्टिव डोरमेंट वोल्केनो इंडिया में कौन सा वोल्केनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 46th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट 2025। यहाँ पर बात आसियान की जा रही है कि ये जो 46 नंबर की आसियान की समिट होने जा रही है, ये आसियान की समिट जो है वो बोलते हैं कहाँ पर होने जो है वो जा रही है। अब ये जो आसियान की 46 नंबर की मीटिंग होगी, समिट होगी, ये जो है वो मलेशिया में जो है वो होगी। 46 नंबर की ये होगी
आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है वो है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? आसियान की स्थापना जो है वो कब की गई थी? ये 1967 में जो था वो की गई थी। 1967 में की गई थी। आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित? जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर भी पता चल गया। अच्छा, आसियान की मेंबर कंट्रीज जो है वो कौन कौन सी हैं, क्या वो भी याद रखना ज़रूरी है? बिल्कुल, आसियान की मेंबर कंट्रीज पूछी जाती हैं एग्जाम में। आसियान की जो मेंबर कंट्रीज है, क्या इंडिया उसमें है? वो भी एक क्वेश्चन बनता है। अब आसियान में जो है वो हमारे पास जो है 10 मेंबर कंट्रीज आती हैं। एक यहाँ पर ब्रुनई जो है वो कंट्री आती है, कंबोडिया आती है, इंडोनेशिया आती है, लाओस आती है, मलेशिया आती है, म्यांमार आती है, फिलीपींस आती है, वियतनाम आती है, थाईलैंड आती है, सिंगापुर आती है। ये 10 कंट्रीज हमारे पास आती हैं। 10 कंट्रीज के अलावा इंडिया जो है वो आसियान का मेंबर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या इंडिया जो है वो आसियान का मेंबर है, तो आपका आंसर होगा नहीं, इंडिया जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है। इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। इंडिया आसियान के 10 मेंबर हैं, वो आपने जान लिया कौन कौन से हैं। आसियान का हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता में स्थित है। 1967 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। तो ये सब बातें, ये सब पॉइंट आप जो है वो याद रखना। यहाँ पर सीधा ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए, HPRC के, JVT के एग्जाम के लिए, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग पेपर 1 या किसी और एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को फायदा है टाइमली ज्वाइन कर, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें, टेस्ट सीरीज को अच्छे से पढ़ सकें, बार बार उसको दोहरा भी पाएं, ताकि एग्जाम में जो चीज़ें 2-4-5 नंबरों से आपकी छूट जाती हैं, 2-4-5 नंबरों की चीज़ें याद नहीं आती, मेरिट में वो चीज़ें जो है वो बहुत फर्क डालती हैं, उन चीज़ों को आप कवर कर सकें और आगे जो है वो बढ़ सकें। मेरिट में आना है तो उसके लिए ये चीज़ें कंपलसरी हैं करना। नीचे टेस्ट सीरीज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो लिंक दिया गया है। दूसरी एक और बात यहाँ पर है, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अभी एनवायरमेंट ऑफिसर का पेपर देखा था, उसमें करंट अफेयर का सेक्शन अगर आपने देखा होगा, और हमारे उत्तीर्ण सीरीज के करंट अफेयर अगर आपने पढ़े थे, टेस्ट सीरीज वाले करंट अफेयर पढ़े थे, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से जो है वो क्लियर हुई हैं। चाहे वो 2024 के करंट अफेयर थे, चाहे वो 2025 के करंट अफेयर होंगे। कोई भी क्वेश्चन जब भी हम पढ़ते हैं तो हम उसको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ताकि एग्जाम में जो है वो जितनी भी डिटेल से पूछ सकते हैं वो पूछें, परंतु हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम डिस्कशन जो है वो अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच सेक्टर रिसीव्ड द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको FDI बोला गया, इक्विटी इनफ्लो इन फिस्कल ईयर 2024-25। तो बोलते हैं कि किस क्षेत्र को वित्तीय वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इकट्ठी प्रवाह जो है प्राप्त हुई। तो सबसे ज़्यादा जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो मिली है वो किसको मिली है? वो सर्विस सेक्टर को जो है वो मिली है। सर्विस सेक्टर को ये FDI जो है वो सबसे ज़्यादा मिली है। FDI के बारे में, सर्विस सेक्टर रिसीव्ड द हाईएस्ट FDI इक्विटी एट 19%, फॉलोड बाय द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एट 16%। दूसरे नंबर पर इसको मिली कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को 16%, और उसके बाद ट्रेडिंग को मिली 8%। FDI इनके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज रोज फ्रॉम 40.77% टू USD 9.35 बिलियन फ्रॉम USD 6.64 बिलियन। तो यहाँ पर ये हमें इंक्रीज जो है वो देखने को मिला। बोलते हैं अगर हम स्टेट वाइज बात करते हैं कि किस स्टेट को कितनी FDI मिली, तो महाराष्ट्र को हाईएस्ट FDI शेयर मिला। महाराष्ट्र को जो शेयर मिला FDI का वो 39% मिला। उसके बाद कर्नाटक को 13%, दिल्ली को 12%, और ये 2014 से 2025 तक अगर हम देखेंगे तो इंडिया में जो FDI अट्रैक्ट हुई है वो 748.78 बिलियन जो है वो हुई है। FDI में इंक्रीज हमें 143% देखने को मिला है। ये 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी, अभी तक वही चली है, तो उसी लिए इस डाटा को जो है वो कंपेयर किया गया। मोर देन USD 308.38 बिलियन रिसीव्ड फ्रॉम 2003 टू 2014। तो ये पहला का डाटा यहाँ पर कंपेयर किया गया है, परंतु आपने सेक्टर वाइज हाईएस्ट ध्यान रखना है, आपने स्टेट वाइज हाईएस्ट FDI वाला स्टेट जो है वो ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ से जो है वो एग्जाम में MCQ बनाकर या स्टेटमेंट बनाकर जो है कैसे भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, जैसे भी पूछे जाएं, परंतु जब डिटेल से पढ़ी होंगी चीज़ें तो गलत हो ही नहीं सकती। अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू कंप्लीट दी 7 समिट चैलेंज। तो बोलते हैं कि हाल ही में 7 शिखर सम्मेलन चुनौती को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो वो बनी है विश्वनाथ कार्तिकेय
पदाकांति ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये जो विश्वनाथ कार्तिकेय बनी है, ये जो है वो यंगेस्ट इंडियन बनी है जिन्होंने ऑल 7 समिट चैलेंज को जो है वो कवर जो है वो किया है, उसको जो है कंप्लीट किया है। हैदराबाद की हैं, सिर्फ 19 साल की हैं, इन्होंने इस चैलेंज को जो है वो पूरा किया है। इससे पहले भी हम ऐसा ही एक क्वेश्चन जो था वो पढ़ चुके हैं। हम एक तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि पहली महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो था वो क्लाइंब किया था। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट जो था वो बिछेंद्री पाल का नाम हमने पढ़ा था। बिछेंद्री पाल के अलावा हमने एक क्वेश्चन करंट अफेयर में क्या पढ़ा था कि पहली यंगेस्ट फीमेल कौन है जिनके द्वारा 7 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक को जो है वो क्लाइंब किया गया है, तो वो काम्या कार्तिकेयन का नाम हमने पढ़ा था। यहाँ पर मैं काम्या कार्तिकेयन का नाम लिख रहा हूँ। काम्या कार्तिकेयन का नाम ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो है वो ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक हैं उसको जो है वो क्लाइंब किया था। और ये क्वेश्चन दिसंबर महीने के करंट अफेयर में जो है वो कंप्लीट कवर जो है वो होता है। यंगेस्ट वुमेन हम डिक्की डोलमा को भी पढ़ते हैं। डिक्की डोलमा ने जो था वो माउंट एवरेस्ट को जो था वो क्लाइंब किया था। डिक्की डोलमा ने यंगेस्ट थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो था वो क्लाइंब किया था। 1993 में सिर्फ 19 साल की ये हुआ करती थी जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो था वो क्लाइंब कर दिया था। ये क्वेश्चन डिक्की डोलमा वाला और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि डिक्की डोलमा जो था वो हमारे हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से जो था वो संबंध रखती थी। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के पलचन गाँव से ये संबंध रखती थी और सिर्फ 19 साल की थी जब 1993 में इनके द्वारा जो माउंट एवरेस्ट थी उसको जो था वो क्लाइंब किया गया था। यंगेस्ट ये उस टाइम जो था वो बनी थी। तो ये पीक्स वाले क्वेश्चन हो गए, कॉन्टिनेंट्स पर चढ़ने वाले, कॉन्टिनेंट्स की भी हाईएस्ट पीक हो गए, 7 समिट वाला चैलेंज हो गया। ये सारे क्वेश्चन जो है वो एक साथ यहाँ से क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बोलते हैं विच मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूटेड द अवार्ड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। तो बोलते हैं कि नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड को जो है कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो देता है। अब अवार्ड तो दिया गया परंतु उसको दिया किस इंस्टीट्यूट के द्वारा गया वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अगर हम नाइटिंगेल की बात कर रहे हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात कर रहे हैं, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? सरोजनी नायडू को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है वो बोला जाता है, यानी कि भारत की कोकिला इनको जो है वो बोला जाता है। भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को बोला जाता है। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स हुआ करती थी, सोशल रिफॉर्मर हुआ करती थी। बहुत सारा काम इनके द्वारा नर्सिंग की फील्ड में जो था वो उस टाइम किया गया था। अब इनको जो है वो लेडी विद लैंप भी जो है वो बोलते हैं और लेडी विद लैंप इनको बोला जाता है। नर्सिंग की फील्ड से जो है ये जुड़ी हुई हैं और हम जो है वो इंटरनेशनल नर्सिस डे भी जो है वो मनाते हैं। इंटरनेशनल नर्सिस डे इनको याद करने के लिए ही मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है वो कौन से महीने में? मई के महीने में मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्सिस डे मनाया जाता है मई के महीने में और मई की भी जो है वो कौन सी तारीख को? 12 तारीख को जो है ये मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्सिस डे की जो 2025 में थीम थी वो क्या थी? 2025 में अवर नर्सिस अवर फ्यूचर केयरिंग फॉर नर्सिस स्ट्रेंथन इकोनॉमीज, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। नर्सिस डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम वगैरह जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। मैं थीम एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अवर नर्सिस अवर फ्यूचर केयरिंग फॉर नर्सिस स्ट्रेंथन्स इकोनॉमीज, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। अच्छा, इसकी थीम भी हो गई। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जान लिया। भारत की जो कोकिला बोलते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं वो भी क्लियर हो गया। इतना सही यहाँ से क्लियर होगा, ज़्यादा डेप्थ में भी जाने की ज़रूरत यहाँ से नहीं है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत में विकसित होने वाला अगली पीढ़ी का 2 सीटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर विमान, इसका क्या नाम जो है वो रखा गया है? इसका नाम रखा गया है ई हंसा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब इंडिया ने जो है वो इस ई हंसा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हंसा, एक नेक्स्ट जनरेशन का 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर है, इसको बनाने की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी है। ये जानकारी जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिनका नाम जितेंद्र सिंह है, उनके द्वारा जो था वो दी गई थी। अब उनके द्वारा ये जानकारी दी गई तो करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आया। करंट अफेयर में जब क्वेश्चन आता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको जो है वो बनाया जा रहा है CSIR के नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु में जो है वो बनाया जा रहा है। और भी बहुत सारी जानकारियाँ थी परंतु हमारे पास जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है वो हम ज़्यादा जानेंगे भी नहीं। यहाँ से हम जो है वो थोड़ा सा डिफेंस के बारे में जान लेते हैं। आपने देखा कि राफेल जो एक जेट है, राफेल जेट जो है वो बहुत बार जो है वो चर्चा में जो है वो आया। अब राफेल जेट जो है वो चर्चा में आया तो राफेल जेट का पता होना चाहिए कि इंडिया ने राफेल जेट जो है वो कौन सी कंट्री से जो है वो लिया है।
कौन सी कंट्री ने इंडिया को ये राफेल जेट जो है वो दिया है? तो फ्रांस के द्वारा, फ्रांस में जो है ये राफेल जेट बना है जो कि इंडिया ने वहाँ से लिया है। फ्रांस की टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि रशिया की टेक्नोलॉजी ये है, नहीं, राफेल जो है वो फ्रांस की टेक्नोलॉजी है। हमारे पास वैसे ही मिग 29 भी जो है वो आता है, मिग 29 ये रशिया की टेक्नोलॉजी जो है वो है। सुखोई जो है वो आता है, सुखोई जो है वो किसकी टेक्नोलॉजी है? सुखोई जो है वो रशिया की ही टेक्नोलॉजी है। रशिया की दो, मिग 29 सुखोई हो गया। जो राफेल है हमारा, वो हमारा फ्रांस का जो है वो है। तो हंसा अभी इंडिया जो है वो 2 सीटर एक एयरक्राफ्ट जो है वो खुद से बना रहा है, इंडिजिनियसली जो है उसको तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास कुछ एक कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इन कथनों के ऊपर आपको विचार करना है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। बोलते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन June 4 कि 4 जून को जो है ये विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हर साल जो है वो मनाया जाता है। उससे अगली स्टेटमेंट में बोलते हैं द थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 इज एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबली कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का जो विषय रखा गया था वो एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबली रखा गया था। और बोलते हैं यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन, किन में से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करनी है। अब ये एनवायरनमेंट डे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बोलते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 4 को मनाया जाता है, नहीं जून 4 को ये नहीं मनाया जाता। तो कब मनाया जाता है? इसको 5 जून को जो है वो मनाते हैं। 5 जून को ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल मनाया जाता है। और इसकी थीम जो रखी गई थी 2025 में, वो रखी गई थी एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबली। एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबली इसकी 2025 में जो था वो थीम रखी गई थी। चलो इसकी थीम भी क्लियर हो गई, थीम इसकी सही दी गई है, परंतु ये मनाया 5 जून को जाता है, ना कि 4 जून को। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। ओनली 2 इज करेक्ट, हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ओनली 2 इज करेक्ट। अब डिटेल में देखिए, बोलते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी, एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबली इसकी थीम रखी गई थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है कि इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को होस्ट कौन सी कंट्री जो है वो कर रही है। इस बार 2025 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को रिपब्लिक ऑफ कोरिया के द्वारा जो है वो होस्ट किया जा रहा है। ये होस्ट करने वाला स्टेट भी, होस्ट करने वाली कंट्री भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो था वो 2024 में भी हुआ था। 2024 में इसको किसके द्वारा होस्ट किया गया था? 2024 में इसको सऊदी अरबिया के द्वारा जो था वो होस्ट किया गया था। 2023 में भी हुआ था, कोस्टा डी इवोर के द्वारा जो था वो इसको 2023 में जो था वो होस्ट किया गया था। 2022 में भी हुआ था, 2022 में स्वीडन के द्वारा जो था वो इसको होस्ट किया गया था। 2022 में भी इसको, 2022 में इसको स्वीडन के द्वारा होस्ट किया गया। उससे पहले 2021 में हुआ था, और 2021 का जो है वो किसी एग्जाम में पूछा गया था। शायद 2021 का जो किया गया था ना वो पाकिस्तान के द्वारा होस्ट किया गया था, इसलिए जो था वो एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो 2021 का पाकिस्तान के द्वारा, 2022 का, 2023 का, 2024 का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी 2025 का है वो भी आपको पता चल गया, इसकी थीम पता चल गई। इंपॉर्टेंट डे उनकी थीम जो है टेलीग्राम पर भी हम टाइम टू टाइम जो है वो पोस्ट करते रहते हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाले का ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन की एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो ग्लोबली किसकी थीम जो था वो रखी गई थी? तो वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम जो था वो रखी गई थी। जैसे कि अभी पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी जो है वो किस दिन की थीम रखी गई है? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी जो है वो थीम रखी गई है वर्ल्ड हेरिटेज डे की। वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 की ये थीम जो था वो रखी गई थी। अच्छा, ये वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है ये भी तो मैं बताऊं आपको। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है प्रत्येक वर्ष जो है वो अप्रैल महीने की 18 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। 2025 में इसकी थीम हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट इसकी थीम रखी गई थी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो पेपर 1 का क्वेश्चन क्लियर हो गया, उसका पैटर्न आपने देख लिया, हमने कवर किया हुआ था वो भी पता चल गया। यहाँ पर देखो बोलते हैं रिसेंटली हु हैज वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 फॉर हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हर्ट लैम्प। तो बोलते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जो है वो अपने शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हर्ट लैम्प के लिए किसके द्वारा जीता गया? 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, अभी आपने इसका आंसर कमेंट कर कर जो है वो बताना है। 2025 का हमने अभी लास्ट एडिशन में पढ़ा था, और 2024 का भी हमने यहाँ पर पढ़ा था, और वो अभी एग्जाम में भी पूछा गया था। तो टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए @allexam31 सर्च कर लेना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी जाती है जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।